हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम लोग रूल 32(5). वैल्यूएशन के चैप्टर में ये रूल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर मई 2021 अटेम्प्ट के लिए। इस रूल में लिखा क्या है बेसिकली समझ लीजिए, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर आप रूल समझ गए तो। अगर रूल नहीं समझ पाए तो तो डिफिकल्ट हो जाएंगे आपके लिए। रूल 32(5) क्या कहता है, सबसे पहले समझिए कि मार्जिन स्कीम फॉर डीलर्स ऑफ सेकेंड हैंड गुड। सेकेंड हैंड गुड्स के जो डीलर हैं उनके लिए स्कीम है और ये स्कीम बिल्कुल ऑप्शनल है, पहली चीज़ तो। ठीक है, अब स्कीम में है क्या? एज पर रूल 32(5) ऑफ CGST रूल्स 2017, वेयर अ टैक्सेबल सप्लाई इज प्रोवाइडेड बाय dealer of second hand goods, that is used goods, as such or after minor processing which does not change the nature of goods, ठीक है, plus no input credit has been availed on purchase of such goods, then value of supply shall be difference between selling price and purchase price. अब समझ लो पहले क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई सेकेंड हैंड गुड्स का डीलर है और उसने ये स्कीम ऑप्ट की है। ठीक है, लेट से उसने कोई सामान परचेज किया 100 रुपये का और उसने उसमें काम किया 10 रुपये का और उसने लेट से वो बेच दिया 150 रुपये का। ठीक है, ध्यान रखिए 100 रुपये का खरीदा था उसने और उसने 10 रुपये का इसमें काम किया था और उसने 150 रुपये का बेच दिया। यानी उसका टोटल खर्चा कितना हुआ? 100 + 10 रुपये, 110 रुपये, और बेचा था 150 रुपये में। तो अब ये रूल क्या कहता है? यही कहता है कि भाई जो खरीदा था ना, उस खरीदे हुए प्राइस में जो आपने एडिशन किया है उसको भूल जाइए। आपने जो भी रिपेयर वगैरह का खर्चा किया है उसको आप भूल जाइए। आपने जितने का बेचा और जितने का खरीदा डायरेक्ट उसको माइनस कर दीजिए। मतलब हमारे केस में 150 रुपये का खरीदा था, वो 100 रुपये का खरीदा था और 150 का बेचा, तो 150 - 100, ये जो 10 रुपये आपने बीच में खर्चा किया है ना, इसको आप भूल जाइए। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, जो आपने खरीदते वक्त जो GST पे किया होगा ना, उस GST को अपनी कॉस्ट मान लीजिए, मतलब आपको उसका इनपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जो आपने बीच में 10 रुपये का खर्चा किया था, उस 10 रुपये खर्चे पे जो आपने GST पे किया होगा, आप उसका इनपुट ले सकते हैं। लेट से 150 रुपये का उसने बेचा था, अब उस 150 रुपये पे ये लेट से 18% GST पे करता है, तो 18% GST ऐसे नहीं पे करेगा। 150 रुपये - 100 रुपये, यानी 50 रुपये जो बच रहे हैं उस पर 18% GST पे करेगा, और जो 10 रुपये इसने खर्चा किया था उस 10 रुपये पे जो भी GST उसने पे किया होगा उस GST का इनपुट ले लेगा वो। ठीक है, तो ये स्कीम क्लियर हो गई होगी आपको। अब एक चीज और समझिए, ये वाला पॉइंट, वेयर वैल्यू ऑफ सच गुड्स, वेयर वैल्यू ऑफ सच सप्लाई इज नेगेटिव, इट शैल बी इग्नोर्ड। अब सुनिए बात को। अब उसने 100 रुपये खरीदा था और उसने लेट से 90 का बेच दिया, तो ये नेगेटिव हो गई ना। अब आपका कोई GST वेस्टी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इग्नोर कर दीजिए उसको। दूसरा, ITC ऑन परचेज गुड्स विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट, ये तो बता ही दिया मैंने। ITC ऑन फर्दर प्रोसेसिंग कैन बी क्लेम्ड इन द नॉर्मल मैनर। ठीक है, तो जो परचेज किया था 100 रुपये का, उस पर जो GST पे किया होगा ना, वो आपकी ये मैंने अज्यूम कर लिया है कि 100 रुपये में GST इंक्लूड था। ठीक है, लेकिन लेट से 100 रुपये का खरीदा था, उस पर आपने GST भी पे किया था लेट से 18 रुपये, 18% के हिसाब से। तो अब जब 150 का बेचोगे तो 150 - 118 करोगे और फिर जो भी वैल्यू आएगी उस पर GST पे करना है। ठीक है, एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाँ, ये तो बता दिया ना, ITC ऑन फर्दर प्रोसेसिंग कैन बी क्लेम। अच्छा, अब दूसरा देख लो। डज द पर्सन एक्सक्लूसिवली हैव टू डील इन सेकेंड हैंड गुड्स ओनली टू अवेल द मार्जिन स्कीम? ये मैं ये वाला पॉइंट बता रहा हूँ कि डज द पर्सन एक्सक्लूसिवली हैव टू डील इन द सेकेंड हैंड गुड्स ओनली टू अवेल मार्जिन स्कीम? क्या किसी व्यक्ति को एक्सक्लूसिवली सेकेंड हैंड गुड्स में, मतलब केवल और केवल सेकेंड हैंड गुड्स में डील करना पड़ेगा ये सर्विस का बेनिफिट उठाने के लिए? तो बोलती है नहीं, सरकार बोलती है नहीं, रूल्स डज नॉट मैंडेट दैट, हेंस एनी वन डीलिंग इन द सेकेंड हैंड गुड्स कैन अवेल द मार्जिन स्कीम।
तो कोई भी व्यक्ति जिसका नॉर्मल बिजनेस भी है, वो भी अगर सेकेंड हैंड गुड्स में इस मार्जिन स्कीम का बेनिफिट लेना चाहता है तो उसको मिल जाएगा। अच्छा, अब एक जो नया पॉइंट ऐड हुआ है इस बार, और जो मई 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप सुन लीजिए कि जब बैंक किसी व्यक्ति को लोन देता है और वो व्यक्ति वो लोन का पैसा चुका नहीं पाता, तो बैंक क्या करता है, उसकी जो गुड्स उसने लेट से कार लोन लिया था, तो कार वो क्या करती है, बैंक उसको रीपोजेस कर लेती है, मतलब उसको खिंचवा लेती है और अपने पोजेशन में ले लेती है। ठीक है, तो अब उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, तो वो भी इसी रूल में कवर किया है। ठीक है, अब इसमें है क्या, समझिए। तो बैंक क्या करेगी, आपको अगर उसने 1 लाख रुपए का लोन दिया था और 1 लाख कार दी थी, 1 लाख के लोन देके आपने उस लोन से कार खरीदी थी, अब आपने वो पेमेंट कर नहीं पाया आप, तो बैंक क्या करेगी, वो कार आपकी खींच लेगी। कार खींचने के बाद उस कार को बेचेगी। अब मान लीजिए वो कार बिकती है लेट से 80,000 रुपए की। ठीक है, तो सेल प्राइस तो आपको पता है, इसमें ये सेल प्राइस जो है, ये सेल प्राइस तो पता है आपको, लेकिन परचेज प्राइस कैसे निकालोगे, परचेज प्राइस तो पता नहीं है। तो इस रूल में ये लिखा हुआ है कि भाई परचेज प्राइस निकालने के लिए सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। आपको ये करना है कि जिस दिन उस व्यक्ति ने वो कार खरीदी होगी, उस दिन से, लेट से उसने अप्रैल में वो कार खरीदी, ठीक है, और बैंक ने अगस्त या सितंबर में उसकी कार खींच ली, तो कुछ नहीं करना है, 5% पर क्वार्टर के हिसाब से उसके कार की जो भी वैल्यू होगी उसमें वैल्यू को रिड्यूस कर देना है, उसका डिप्रिसिएशन लगा देना है, और जो भी वैल्यू आएगी वही उसकी परचेज वैल्यू मान ली जाएगी। अब ये 5% पर क्वार्टर कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। अब लेट से जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। अब जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च, 31 मार्च से पहले अगर उसने 30 मार्च को भी खरीदा था तो भी हम लोग पूरा क्वार्टर मानेंगे। ठीक है, अब अप्रैल मई जून कहीं भी ले लें, वो पूरा एक क्वार्टर होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्वार्टर स्टार्ट होने की जो डेट है वो जनवरी से लेकर जनवरी फरवरी मार्च चलेगी, फिर अप्रैल मई जून चलेगी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 3 महीने का गैप वो रहेगा, और हर क्वार्टर में चाहे कोई भी डेट हो आपको वो पूरा क्वार्टर मानना है। ठीक है, और उसके हिसाब से 5% पर क्वार्टर आप रिड्यूस कर दीजिए, जितने भी क्वार्टर निकल रहे हैं उस डेट से परचेज करके, और उसमें वो वैल्यू डिडक्ट करके आप जो परचेज प्राइस पे आ जाएंगे, और जो जिस वैल्यू पे वो सेल हुई होगी उसमें से वो परचेज प्राइस माइनस करके आपका मार्जिन आ जाएगा। क्या, मार्जिन ऑन विच जीएसटी विल बी चार्ज्ड। अच्छा, 5% विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज बाय द डिफॉल्टिंग बोरोवर। ये जो 5% आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये 5% जो कैलकुलेट होगा जिस डेट पे कार वाले ने कार खरीदी होगी ना, उस डेट से कैलकुलेट करना है 5% डिप्रिशिएट जो करना है। ये नहीं कि जिस डेट को बैंक ने खींची गाड़ी या अपने रीपोजीशन ली उस डेट से नहीं करना। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो ये वाला पर्टिकुलरली कि सेल ऑफ रीपोजेस्ड गुड वाला। अच्छा, अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या मैंने पढ़ाया। रूल 32(5) में मार्जिन स्कीम फॉर डीलर्स ऑफ सेकेंड हैंड गुड दे रखा है, वैल्यूएशन का चैप्टर है। इसमें बेसिकली हम लोगों को वैल्यू करना है कि जो सेकेंड हैंड गुड्स हैं उन पे कैसे जीएसटी चार्ज होगा। तो हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि जो परचेज करते वक्त जो भी जीएसटी पे करा है उस जीएसटी को भूल जाना है, उसको कॉस्ट में ऐड कर लेना है। अगर 100 रुपये का माल खरीदा था और उस पर 18 रुपये जीएसटी दिया था, तो अब हमारी कॉस्ट क्या होगी, 118 रुपये, और हमने उसमें लेट से 20 रुपये का रिपेयर कराया, तो उस रिपेयर को भूल के अब जो सेल करी, अब इसके बाद हम सेल करें, रिपेयर कराने के बाद सेल करेंगे। अब मान लो सेल 200 रुपये करी, तो 200 माइनस 100 प्लस 18 रुपये जीएसटी, मतलब 118 रुपये पूरी कॉस्ट मानेंगे। तो 200 माइनस 118 रुपये करके जो भी वैल्यू आएगी उस पर जीएसटी पे करेंगे। अब जो रिपेयर कराया उस रिपेयर को भूल जाना है, लेकिन उस रिपेयर पे जो हम लोगों ने जीएसटी पे किया है उसका इनपुट ले लेना है। ठीक है,
तो अब समझ गया ना, ये तो पूरा इसका स्कीम था। और इस वैल्यू को कौन कौन, अगर हाँ, और दूसरी चीज़ एक और कि अगर वैल्यू नेगेटिव है तो वह इग्नोर कर दो, कोई जीएसटी नहीं पे करना। मान लीजिए आपने 118 का खरीदा था और बिका ही वो 90 रुपये का, तो कुछ जीएसटी नहीं देना, मतलब आपको तो ऑलरेडी लॉस हो गया। ठीक। और फर्दर आईटीसी ऑन फर्दर प्रोसेसिंग कैन बी क्लेम्ड इन द नॉर्मल मैनर, मतलब वही जो मैंने बताया कि रिपेयर पे जो था वो तो क्लेम कर ही सकते हैं। और सेल ऑफ रीपोजेस्ड गुड्स बाय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो भी आपको मैंने बता दिया। तो अब नाउ ये स्कीम कंप्लीट हो गई है। इसके क्वेश्चंस कुछ दे रखे हैं, आप बस इसमें कंफ्यूज होंगे। एग्जाम में जो बेसिक पॉइंट हम लोगों को देखना है, अब जब क्या होता है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा उसमें दिखा देता है ना वो, तो आप ये मन में सोचने लगते हैं कि यार ये खर्चा हम लोग सेल में से माइनस करेंगे, पर एक्चुअली वो सेल में से माइनस नहीं होगा। आपने जितने का खरीदा था सिर्फ वही पैसा माइनस होगा। अगर उस पर कुछ जीएसटी लगा हुआ है तो जीएसटी को भी उसकी कॉस्ट मान के उसमें से माइनस कर देंगे। जीएसटी का इनपुट नहीं लेंगे हम लोग, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब आई थिंक मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।